हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है दिल्ली एयर पोल्यूशन एंड यमुना फोमिंग। मैं बात करूंगा दिल्ली एयर पोल्यूशन की। आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी की वो पंक्तियां मुझे याद आती हैं जिसमें वो कहते हैं कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु भी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी है धार। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये पंक्तियां साफ दिखाई देती हैं और महसूस भी होता है कि किस प्रकार से मानव ने अपने लोभ के लिए पर्यावरण को इस तरीके से हानि पहुंचा दी है कि अब उस पर्यावरण में रहना ही मानव के लिए हानिकारक बनता जा रहा है। WHO की रिपोर्ट आती है। WHO की रिपोर्ट में WHO कहता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली एनसीआर रीजन का 8 टाइम वर्स है जो मानक तैयार किए गए थे, और जो पीएम पार्टिकल्स हैं यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 का जो कंसंट्रेशन है एयर में वो 20 टाइम्स ज्यादा वर्स है। ठीक, तो ये जो चीजें हैं काफी ज्यादा कंसर्निंग हैं। और दिल्ली जो है 3rd टाइम बन चुकी है मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड। ठीक, लगातार तीसरी बार दिल्ली को मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल का कैपिटल में पहले नंबर पे आई है। और जो WHO की ही रिपोर्ट थी उसमें यह भी कहा गया है कि अगर आप 5 मिनट दिल्ली एनसीआर में ब्रीथ कर लेते हैं तो वो आपका 20 सिगरेट्स कंज्यूम करने के बराबर है। इसका मतलब वो हमारी लंग्स पे कितना इफेक्ट कर रहा है, हमारी हेल्थ पे कितना इफेक्ट कर रहा है। और द लासेंट रिपोर्ट, जो लासेंट रिपोर्ट प्रकाशित होती है अमेरिका से, उसमें भी ये बात कही गई है कि जो 22% कैंसर है उसका मौत का रीजन एयर पॉल्यूशन है। ठीक है, तो 22% कैंसर से जो मौतें हो रही हैं उनका रीजन क्या है? एयर पॉल्यूशन है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि कंसर्न क्या है, की इश्यूज क्या है, जहां से हमें देखने को मिल रहा है कि इतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन हमारे कैपिटल में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। तो जब भी बात करते हैं नवंबर आता है, कोहरा देखने को मिलता है, लेकिन सब इस पूरे पॉल्यूशन का रीजन स्टबल बर्निंग को दे देते हैं। ठीक है, जो पराली जलाई जाती है उसे दे देते हैं। क्या रियल में पराली ही उसका एक मुख्य कारण है, या जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया, बाकी जितने वाहन वहां प्रदूषण कर रहे हैं, वो सब भी इसमें महत्वपूर्ण कारक है? केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से इन चीजों का समाधान होने वाला नहीं है। सबसे पहली बात तो हम ये बात करते हैं कि जो व्हीकलर इमिशन हो रहा है, जितनी गाड़ियां हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में, अक्रॉस द कंट्री, जो पूरा हब दिल्ली बना हुआ है गाड़ियों का, वो गाड़ियां सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन करने में सहयोग देती हैं अपना। ठीक, उसके बाद इंडस्ट्रियल एमिशन। क्या हमने इंडस्ट्रियल एमिशन के मानक तय किए हैं? जो हम पराली को बात कर लेते हैं, पराली पे सारा आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं केवल नवंबर के महीने में, क्या हम उससे पहले के जो महीने हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उनको देखते हैं? ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है, जो हमारी पॉलिसीज ऐसी चल रही हैं, वो इन पर ध्यान नहीं देती। केवल नवंबर के महीने में जब हमें कोहरा दिखता है, जब ये हमारी कंडीशन हमारी दिल्ली की हमें ऐसी दिखती है, उसके बाद ये कंसर्न सारे उजागर होते हैं। और हम काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक्शन लेने के बाद। हमें काम करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लेने से पहले, क्योंकि ये हमारे चारों ओर का जो वातावरण है इसमें हम ही रह रहे हैं और हमें ही इसे सही करने की जरूरत है। तीसरी जो मेजर कंसर्न है वो होता है जो आपका कंस्ट्रक्शन डस्ट है। हमने दिल्ली एनसीआर रीजन में देखा है बहुत कंस्ट्रक्शन 20 सालों में, 1991 के बाद से तो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और कुछ 4-5 सालों में कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। उस कंस्ट्रक्शन के कारण जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 है, उसका जो कंसंट्रेशन है एयर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण कैंसर जैसे सीवियर बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट बर्निंग की। वेस्ट बर्निंग भी दिल्ली में, अगर हम वेस्ट दिल्ली की तरफ जाते हैं तो वेस्ट दिल्ली में हमें कूड़े के पहाड़ दिखते हैं, और उन कूड़े के पहाड़ों में केमिकल रिएक्शंस के कारण क्या हो रहा है, खुद आग लग रही है। ठीक है, तो ये कितना ज्यादा कंसर्निंग है। केवल एक पराली को कह देने से, हाँ वो एक कारक जरूर है, लेकिन क्या केवल वही कारक है? ऐसा नहीं है। बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जो वायु प्रदूषण, एयर क्वालिटी को कम कर रहे हैं। एयर क्वालिटी को कुछ ऐसा बना दिया है, हमने जो मानक रखे थे AQI के 400 से 500 में हमने रखा था कि बहुत ही गंभीर स्थिति होगी, लेकिन दिल्ली अभी 700, 800, 900 ऐसी एयर क्वालिटी में जा रहा है। ये तो हमारे मानक भी नहीं थे, इन मानकों का दोगुना स्तर पहुंच चुका है एयर क्वालिटी का। तो ये कितना कंसर्निंग है, ये खुद सोचने वाला विषय है।
जो लास्ट चीज है वो है नेचुरल फैक्टर। दिल्ली नेचुरल फैक्टर से भी आपका एयर क्वालिटी उसमें ऐसी है। क्यों? जो दिल्ली है आपका वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, 3 स्टेट लगते हैं। 3 स्टेट में वहां खेती बहुत ज्यादा होती है। हाँ, स्टबल बर्निंग वहां बहुत ज्यादा होती है। और एक और कारण है, वेस्टर्न जो विंड आती है, एक तो पूरा लैंडलॉक होने के कारण जो वेस्टर्न विंड से भी यहाँ प्रदूषण देखने को मिलता है। तो अब जो कंसर्न निकल के आता है कि सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, क्या हम ऐसा उपाय कर सकते हैं कि हम एयर क्वालिटी को बेहतर कर पाएं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम प्रमोट कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने का रीजन क्या है कि जिस प्रकार से हमने देखा, नीदरलैंड का हम बहुत बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं। नीदरलैंड में वहां के पीएम बाईसाइकिल को प्रमोट करवा रहे हैं। जब बाईसाइकिल को प्रमोट कर रहे हैं, जो खुद वहां के जो पीएम है बाईसाइकिल प्रमोट करने के लिए कह रहे हैं, जो लो डिस्टेंस है, हम हमारी आदत बन चुकी है कि हम लोग अगर हमें थोड़ा सा बाहर तक जाना है तो हम लोग कार निकाल ले रहे हैं, ठीक है, कारों में जा रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे ही पर्यावरण को नुकसान दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग सरकार भी ये प्रयास कर सकती है कि बाईसाइकिल चलाने वालों के लिए, यानी साइकिल चलाने वालों के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि साइकिल वालों के लिए हाईवे पे जगह नहीं है, तो उनके लिए एक अलग से लेन बनाने की आवश्यकता हो सकती है, और ये काफी हेल्पफुल भी होगा। और हम क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना क्यों नहीं चाहते। रीजन ना जाने का ये है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा देर में पहुंचाते हैं, ठीक है। कहीं किसी को 8 बजे जाना है तो वो 10 बजे पहुंचा रहा है। हम क्या कर सकते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम ई बसेस को प्रमोट कर सकते हैं। अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनकी भी जो उनसे भी जो पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत पुरानी पुरानी बसेस होती हैं, ठीक है। उन पुरानी बसेस से क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ई बसेस ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक सेकंड एग्जांपल हम चाइना का ले सकते हैं। चाइना ने क्या किया था, चाइना ने सब जंप करके सीधे कोई ई व्हीकल पे वो नहीं गए। जब उनके कंट्री में जब ये चीजें थी, जब उनकी भी एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जंप करने से बजाय सबसे पहले ऑड इवन का रूल लाए। जब तक उन्होंने मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया, उससे पहले वो ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लाए थे, और उनके यहाँ ऑड इवन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पालन भी किया गया था। हमने भी देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ये ऑड इवन का रूल लेके आए थे वो चाइना को देखते हुए ही, लेकिन वो इम्प्लीमेंट उतनी अच्छी तरीके से नहीं किया गया, ठीक है। तो हम ये चीज कर सकते हैं। हम और क्या कर सकते हैं, हम क्लीन फ्यूल्स की बात कर सकते हैं, जैसे हम लिथियम की बात कर सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर सकते हैं। सरकार ने बहुत सारी प्रयास किए हैं, होटलों में जो अंगीठियां जलती हैं उनके लिए उन्होंने उनको मना करने का प्रयास किया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हमें क्लीन फ्यूल से, जो कोयले से होने वाला जो प्रदूषण है उसे कम किया जा सकता है क्लीन फ्यूल्स का यूज करके। थर्ड, हम क्या कर सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दिन पर दिन कंस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है, उसको रेगुलेट किया जा सकता है। उसको रेगुलेट करके भी हम क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं, हम ग्रीन स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। ग्रीन स्पेस क्रिएट किस प्रकार से कर सकते हैं, एक जापानीज टेक्निक है मियावाकी मेथड, ठीक है। तो हम उस मियावाकी मेथड का यूज कर सकते हैं। उस मियावाकी मेथड में क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट लगा दिया जाता है एक स्मॉल एरिया में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे एक नेचुरल रिफॉरेस्टेशन होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ एक बहुत कम एरिया में बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होने से क्या होगा, इससे हमें ऑक्सीजन भी अच्छी मिलेगी और उससे हमारी एयर क्वालिटी भी इंक्रीज होगी, ओके। और हम क्या कर सकते हैं, स्टबल मैनेजमेंट, जिसकी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि नवंबर का महीना आता है, स्टबल पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं हम, ठीक है, पराली जलाने पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस पर भी हम एक चीज कर सकते हैं। स्टबल अगर हम किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्यों जला रहा है, वो इसलिए जला रहा है क्योंकि उसको एक मिसकंसेप्शन सा बना हुआ है कि यार मैं इसे जलाऊंगा, टाइम से जल भी जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, जल जाएगा। और उसको किसी ने बता रखा है कि भूमि भी उर्वर होती है, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है, भूमि उर्वर नहीं होती, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहां पे एक ऐसी बॉडी भी क्रिएट कर सकते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले एक ऐसी बॉडी क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे ही नवंबर का महीना आता है, पराली जलाना स्टार्ट कर देते हैं, जब फसल की कटाई होती है, तो हम एक ऐसी बॉडी का निर्माण कर सकते हैं जो फसल कटाई के समय पूरे एरिया में निगरानी रखे कि कहाँ आपका
पराली जलाई जा रही है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं किसानों को, ठीक है, जो पराली को इकट्ठा करे और उससे एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पराली से एनर्जी क्रिएट करने के लिए कोई ऐसी टेक्निक या ऐसी मैकेनिज्म लेके आ सकते हैं जिससे अगर पराली कोई किसान इकट्ठा कर रहा है तो उससे हम एनर्जी बना सके, ठीक है। और लोगों को अवेयर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये मिसकंसेप्शन है उनमें कि भूमि उपजाऊ होती है, फर्टिलिटी इंक्रीज होती है उसकी, तो ये चीज हमें अवेयरनेस लाके, किसानों में अवेयरनेस लाके ही हम सही कर सकते हैं, ठीक है। अगली हम बात करते हैं कि सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, सरकार क्या कर रही है, सरकार ने बीते सालों में क्या क्या किया, क्योंकि इतने सारे साल हम सुनते जा रहे हैं लगातार 3 साल से। WHO ही कह चुका है कि 3 साल से सबसे ज्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड में NCR रीजन है। तो सरकार ने भी काफी प्रयास किए इसे करने के लिए। सरकार ने सबसे पहले नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लेके आए वो, ठीक है, NCAP लाए, और उसके बाद उन्होंने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यूज किया। ग्रीन क्रेडिट में उन्होंने ये चाहा कि जो कंपनीज हैं उनके लिए वो क्या करें कि जिस प्रकार से वो अपनी इंडस्ट्री लगा रही हैं तो उसके बदले वो पेड़ लगाएं, ठीक है, उस पेड़ के बदले उन्हें क्रेडिट मिलेगा। लेकिन क्या दिल्ली में पेड़ लगाने की जगह है? नहीं है। तो हम इसके लिए मियावाकी मेथड का यूज कर सकते हैं कि छोटे से एरिया में हम क्या लगा सकते हैं, फॉरेस्ट लगा सकते हैं। दूसरी हम चीज क्या कर सकते थे, दूसरी हम चीज चाइना को देख के वो कर सकते थे। चाइना में जो इंडस्ट्रीज हैं उनके चारों ओर उन्होंने फॉरेस्टेशन कर रखा है, ठीक है, और फॉरेस्ट के अंदर क्या लगा रखी है, आपकी जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो लगा रखी हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन उस एरिया में रहेगा तो सही, लेकिन उन फॉरेस्ट से क्या होगा, वो थोड़ा सा इरेडिकेट हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। फिर जो हमारी सरकार है उसने क्लीन फ्यूल्स की बात कर रहे थे, क्लीन फ्यूल्स लिथियम की बात कर रहे थे, ठीक है, लिथियम रिजर्व खोजे जा रहे थे, जैसे हमें पता है अफ्रीका में और बाकी जगहों पे लिथियम फ्यूल्स की बात कर रही थी, ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, CNG गाड़ियों की बात चल रही है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि जो भी आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वालों के लिए सब्सिडी दे सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल इतना सस्ता नहीं है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक जो आपके उसके चार्जिंग जो बूथ हैं, चार्जिंग बूथ को भी आपके नियर बाय एरियाज में होना चाहिए, ठीक है। अगर लोगों को उससे हेल्प होगी, सुविधा होगी, तभी वो लोग यूज करेंगे, नहीं तो वो यूज नहीं करेंगे इवेंचुअली। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। और हमने ग्रैप, जिसको हम ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कहते हैं, उसको लाया गया था। अभी दिल्ली में हटा है कुछ दिनों पहले। तो ये सारे जो मेथड है हम यूज कर सकते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा रोल आम नागरिकों का ही रहेगा। आम नागरिकों का रोल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से इतना एयर पॉल्यूशन हो रहा है, इतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन है कि उससे जो गर्भ में बच्चा है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अभी एम्स में एक आपकी घटना हुई थी। एम्स में एक जो चाइल्ड था, उसमें उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर, जो पेट में है ऑलरेडी, उसकी बॉडी के अंदर आपको पार्टिकुलेट मैटर देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग चीज है, और इस पे ध्यान देना हम नागरिकों के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इसे मुद्दा बनाने की बजाय इस पर काम करने की जरूरत है। सबको मिलकर सहभागिता से काम करने की जरूरत है, ताकि एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण हो सके, एक स्वच्छ वातावरण में नए युवा पीढ़ी का सृजन हो सके। सो थैंक यू, इतना ही था। चलो फिर गाइज, आज एंड करते हैं इसको यहीं पे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड बाकी जो अगला टॉपिक है वो आप लोगों ने बता ही दिया है। ओके देन, बाय बाय।